बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू कर चुके हैं और हमने जो है वो उसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हम आपके सामने जो है वो रख रहे हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो मार्केटिंग की डेफिनेशन को हमने देखा, फिर उसके बाद हम फंक्शंस को जो है वो पढ़ रहे थे। और फंक्शंस के अंदर भी आपको मैंने जैसे बताया कि 3 तरह के जो है वो बेसिक फंक्शन होता है मार्केटिंग के, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फैसिलिटेटिंग फंक्शन। उसके अंदर फिर हमने फंक्शन ऑफ एक्सचेंज के अंदर 2 फंक्शन देखे, बाइंग और सेलिंग का। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने फिर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को देखा कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। मार्केटिंग के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एक वर्क है, हम अपने यानी कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे मुल्क के अंदर या पूरे शहर के अंदर फैलाना, ये काम जो है वो इन दोनों के जरिए हम कर रहे होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर हम फैसिलिटेटिंग फंक्शन को देख रहे थे, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो कौन से काम है जिसके जरिए हम जो है वो यूँ समझ लें कि मार्केटिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे काम है, ठीक है। उसके अंदर हमने सबसे पहले फाइनेंस को हमने देखा कि फाइनेंस के जरिए हम जो है वो पैसा हम जो है अरेंज करते हैं, पैसों को अरेंज किया जाता है और फिर उसके बाद हम मार्केटिंग के ऊपर उसको खर्च करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर हम उसको लगाते हैं ताकि लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट से अवेयरनेस उनको हासिल हो, वो अवेयर हो सके हमारे प्रोडक्ट से और फिर उसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने भी लगे और फिर वो हमारे लॉयल कस्टमर बन जाए। ये फाइनेंस का मकसद होता है। दूसरे नंबर पर हमने फिर इसके अंदर देखा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मतलब हमने देखा था कि ग्रेडिंग के अंदर क्या हो रहा था कि ग्रेडिंग के अंदर हम जो है वो चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे थे ABC क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर, साइज के अंदर, इन चीज़ों के अंदर हम जो है वो चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये 1 नंबर माल है, ये 2 नंबर माल है, ये 3 नंबर माल है, ये सबसे अच्छा है, ये उससे बुरा, ये उससे या वो सबसे घटिया माल है ये, ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम क्या देख रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम ये यानी कि इस बात की श्योरिटी देते हैं कि हमारा सारी प्रोडक्ट सेम टू सेम हो। यानी कि कोई पैकेट ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ का जो पैकेट है उसके अंदर अलग प्रोडक्ट निकल रही है और दूसरे पैकेट के अंदर अलग प्रोडक्ट निकल रही है। उस सूरत में लाजमी बात है कस्टमर हमारा यूँ समझ लें कि हमारे ब्रांड पर फिर वो एतमाद नहीं करेगा ना। हमारे ब्रांड के ऊपर एतमाद की अलामत ये है कि मैं ये कपड़ा लूँ या ये कपड़ा लूँ, ये बिस्किट लूँ या ये बिस्किट लूँ, या फिर मैं ये जूते लूँ या ये जूते लूँ, सबके मुझे पता है कि क्वालिटी सेम होगी, सबके ऊपर मुझे एतबार है कि ये यूनिफॉर्मिटी है इन चीज़ों के अंदर और ये बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। मैं कोई से भी जो है वो यानी कि इसके अंदर से आइटम उठा लूँ, कोई से भी प्रोडक्ट मैं जो है वो सिलेक्ट करूँ, मुझे यकीन होना चाहिए उसके ऊपर कि ये बिल्कुल ठीक होगा। ये मतलब ये मकसद होता है स्टैंडर्डाइजेशन का और इसी से हमारी मार्केटिंग बेहतर होती है। आज जो हमने पढ़ना है वो इंफॉर्मेशन और रिस्क को पढ़ना है, जो फैसिलिटेटिंग फंक्शन का तीसरा और चौथा पार्ट है। और वैसे नॉर्मल जो फंक्शन चल रहे हैं हमारे उसमें 7 और 8 और आखिरी हमारा यूँ समझ लें कि ये फंक्शन ऑफ जो मार्केटिंग हमारा चल रहा है उसका आज इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी लेक्चर होगा इंफॉर्मेशन और रिस्क को। तो मैं इंफॉर्मेशन को आपकी किताब से जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि किताब के अंदर आपके बारे इंफॉर्मेशन के बारे में कह रहे हैं कि सक्सेसफुल मार्केटिंग requires up to date and maximum information about markets, technology, demand, supply, public taste and preferences, internal and external environment, competition, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशंस। जी हाँ, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन का हमारे पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारा बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन अबाउट यानी कि व्हाट इंफॉर्मेशन, इस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, तो वो उसको बता रहे हैं कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी मार्केट के अंदर बात चल रही है उससे हमें अवेयरनेस हमारी होनी ज़रूरी है, वरना हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा, हमारी मार्केटिंग नाकाम हो जाएगी। सही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें पता हो कि भाई टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रहा है उसके जरिए मुझे अपने बिजनेस को कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मुझे कितनी जल्दी जो है वो उसके अंदर जो है वो मुझे भी अपने बिजनेस को तरक्की और टेक्नोलॉजी के जरिए हमें मुझे जो है वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह डिमांड की हमें यहाँ पर बात है कि डिमांड का बताओ कि मार्केट में कितनी डिमांड है, सही है, और किस तरह डिमांड को क्रिएट करूँ मैं, इस बारे में जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। सप्लाई की इंफॉर्मेशन हो, कंपटीशन की इंफॉर्मेशन हो कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली कितनी कंपनीज या कितने बिजनेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं और वो किस तरह अपने बिजनेस को चल रहे हैं और मैं किस तरह मार्केट के शेयर्स को कैप्चर कर सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी प्रोडक्ट को खरीदें। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। इसी तरह और किस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें, बता रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पब्लिक का टेस्ट क्या चल रहा है, पब्लिक किस तरह की चीजों को पसंद कर रही है, पब्लिक किस तरह आया, यानी कि मैं मिसाल के तौर पर मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ,
एक अच्छा ब्रांड, मेरा जो है वो मकसद है कि मैं एक ब्रांड बनाऊं और लोग उसको खरीदें। लेकिन पता ये चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो पब्लिक का टेस्ट है वो ब्रांड कॉन्शियस ही नहीं है। वो लोग तो वो तो उनको तो जो यानी कि अगर मैं कपड़ों का एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर, यानी कि जो है वो लेडीज सूट्स का मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पता ये चल रहा है कि माशरे के अंदर कि लोग जो है वो ब्रांड कॉन्शियस ही नहीं है, वो ब्रांड को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो तो कोई भी कपड़ा होता है वो पहन लेते हैं आराम से, वो यानी कि सादा जिंदगी गुजारने की जो है वो यूँ समझ लें कि वो मुतलाशी और उसके वो यानी कि ये समझ रखते हैं कि सादा जिंदगी के अंदर जो है वो बरकत है, तो मेरा ब्रांड नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? तो पब्लिक का टेस्ट हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक किस तरह का टेस्ट जो है वो पसंद कर रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हम जो है वो उन चीज़ों को यानी कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, मेंटेन करते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और उसकी किस चीज़ों के अंदर प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि कौन सी चीज़ों को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो इन्वायरमेंट का हमें पता हो, नेशनल और इंटरनेशनल जो सिचुएशंस चल रही हैं मुल्क के अंदर और आलमी सतह के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हमें इल्म हो कि भाई नेशनली और इंटरनेशनली हमारे मुल्क के अंदर जो है वो क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे मेरे मुल्क के अंदर क्या असर होगा, और मेरे मुल्क के अंदर जब असर होगा तो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसका क्या असर होगा। ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में होनी ज़रूरी है अगर हम जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस लेकर, यानी कि एक बड़ा बिजनेस और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग के लिए, तो इंफॉर्मेशन का बहुत बेसिक रोल होता है हमारी जो है वो मार्केटिंग के अंदर। इसी तरह फरमा रहे हैं आगे के इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम अ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज विच मस्ट बी रिलायबल सोर्सेज के जरिए हमें जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि जहां पर हमें यकीन हो कि ये सच्ची अच्छी और खरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी, वहां से जो है वो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन के हवाले से बात आ गई और इसकी अहमियत आपके सामने आ गई। अब हम चलते हैं नंबर लास्ट पे, रिस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यूँ समझ लें कि ये एक फंक्शन है और एक यूँ समझ लें एक ज़िंदगी की, बल्कि बिजनेस की और ज़िंदगी दोनों की एक बहुत बड़ी हकीकत का नाम है रिस्क, ख़तरा। चाहिए हमें हर लम्हे और हर लहजा हमें किसी न किसी चीज़ का खतरा रहता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखें तो खतरात से पुर है, और अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर तो मजीद खतरात बढ़ जाते हैं। आग लगने का खतरा है, चोरी हो जाने का खतरा है, लॉस हो जाने का खतरा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का खतरा है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह इन्वेंट्री का खतरा है, सप्लायर का खतरा है, डिमांड का खतरा है, सप्लाई का खतरा है, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे जो है वो खतरात से यूँ समझ लें लदा हुआ होता है बिजनेस। इन सारे रिस्क को, इन सारे खतरात को हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैन जब उसको बर्दाश्त कर लेता है तो लाज़मी बात है फिर एक ह्यूज प्रॉफिट और एक ह्यूज यानी कि यूँ समझ लें कि उसको फ़ायदा जो है वो इससे हासिल हो जाता है। तो रिस्क के बारे में कह रहे हैं कि रिस्क मस्ट बी कंसिडर्ड एंड स्टडीड केयरफुली। हमें चाहिए कि हम रिस्क को बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें कि थॉरोली उसको हम पढ़ें, उसको समझें कि कौन कौन से रिस्क जो है वो मेरे इस बिजनेस के अंदर और इस मार्केट के अंदर मौजूद है। रिस्क इज एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ एवरी बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस द इन्वेस्टर मस्ट कैलकुलेट हाउ मच रिस्क ही कैन अज्यूम। जी, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले या यूँ समझ लें कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से रिस्क इस बिजनेस के अंदर मौजूद हैं और मैं किस तरह उन रिस्क को मैं यानी कि सॉर्ट आउट कर सकता हूं और किस तरह फिर मैं उनको दूसरों पर ट्रांसफ़र करूं या फिर मैं उससे बचूं या उसको एलिमिनेट करूं। ये सारी बातें जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। आगे कह रहे हैं कि डिफरेंट बिजनेस कैरी वेरिंग अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ इट। सम रिस्क आर इंश्योरेबल एंड अदर आर नॉट। कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं जो कि इंश्योर्ड हो जाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफरेबल होते हैं, वो हमने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, हमने अपने प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करवा ली। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूँ समझ लें कि आपकी एक दुकान है और हमने उसका फायर इंश्योरेंस करवा लिया। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर आग लगेगी तो फिर वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे भरेगी मुझे, ये कहलाती है इंश्योरेंस का। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में आपको पता है कि एक इंस्टॉलमेंट जो है वो हमसे ले रही होती है, पैसे जो हम उसको दे रहे होते हैं। तो कुछ रिस्क तो है ऐसे जो कि इंश्योरेबल होते हैं, उसको हम इंश्योर करवा लेते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस का हमारा पूरा चैप्टर इंशाल्लाह हमारी बुक के अंदर मौजूद है, वो फिर हम वहाँ पर तफसील से देखेंगे इंश्योरेंस को। और कुछ जो है वो रिस्क ऐसे होते हैं जो इंश्योरेबल नहीं होते, जैसे कि लॉस का हो जाना, कंपटीशन है। मिसाल के तौर पर आप जिस मार्केट के अंदर अपनी दुकान लेकर बैठे हुए हैं, अपना आउटलेट लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर दूसरा भी उसी प्रोडक्ट का इंसान अगर आकर बिजनेस शुरू कर दे तो इसकी कोई यानी कि गारंटी थोड़ी है, कोई इंश्योरेंस नहीं लेगा कि मैं बंद करवाऊंगा इसकी। तो ये भी अनइंश्योरेबल रिस्क है, ऐसा रिस्क है कि जो इंश्योर नहीं हो सकता। ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। तो
फिगरिंग आउट रिस्क करेक्टली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लॉस एंड इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम सही तरीके से रिस्क को फिगर आउट करें और उसको पॉइंट आउट करें और उसको समझें और उसके ऊपर काम करें तो बहुत ही चांसेस इसके रेयर हो जाते हैं कि हम यानी कि हमें लॉस के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम ह्यूज प्रॉफिट और अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से जो है वो हम आगे लेके जा सकते हैं। तो ये रिस्क की जो है वो एक अहमियत आपके सामने आई कि रिस्क को किस तरह हमने एलिमिनेट करना होता है या किस तरह उसको हमने जो है वो बर्दाश्त करना होता है और किस तरह उसका जो है बिजनेस से उसका इंपैक्ट जो है वो हम कम कर देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने सारे फंक्शंस जो है वो आ गए, बहुत डिटेल के अंदर हमने इसके ऊपर बात करी है। और उसके अलावा अब यानी कि यूँ समझ लें कि डिटेल में जाने के बाद में मैं समझता हूँ कि आपको बुक रीड करनी चाहिए, बल्कि करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको मजीद जो है वो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मार्केटिंग की और जो अहम बातें हैं वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।